नमस्कार। हम NCERT क्लास 11th चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की 3 कक्षाओं में हमने परमाणु संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, उसके बहुत सारे मॉडल्स के बारे में जाना और जो लास्ट कक्षा थी उसमें हमने प्रकाश के द्वैत व्यवहार, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, परमाणु की किस प्रकार की आकृतियां हैं, उपकोष किस प्रकार से हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना था। इस वाले कक्षा में हम नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में किस प्रकार से भरे जाते हैं, उनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। कक्षकों की ऊर्जाएं। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। 1s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2s और 2p की बराबर, उससे ज़्यादा होती है 3s 3p और 3d की, फिर उससे अधिक होती है 4s 4p 4d और 4f की। आप यहाँ इस पर विशेष ध्यान दें, यह केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप देखें तो ये एनर्जी कैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता चला जा रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा यदि और कोई एटम की हम बात करें तब ये बात लागू नहीं होगी। तब तो क्या होगा, 1s से ज़्यादा 2s की, 2s से अधिक 2p की, 2p से अधिक 3s, 3s से अधिक 3p, 3p से अधिक 3d। बात समझ में गई। जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं वैसे वैसे ये ऊर्जा इस प्रकार से इनकी बढ़ती चली जाती है, तो इनका क्रम थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में ऐसा जो दिखाई दे रहा है वैसा ही होता है। अब आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाइड्रोजन एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होने के कारण से इसमें ऊर्जा का क्रम इसी प्रकार से होता है। लेकिन जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम की बात करते हैं, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक से अधिक प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे बाहर के उपकोष में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित या शील्ड करेगा। खूब बात समझ में आ गई, नहीं आई? अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो बाहर वाले को शील्ड करेगा। न्यूक्लियस की पकड़ जो अंदर वाले पर अधिक होगी, अट्रैक्शन फोर्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर अधिक होगा, और बाहर वाले पर इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा। अब आप ये सवाल करेंगे ऐसा क्यों? हाइड्रोजन के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो वैल्यू समान दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम अन्य परमाणुओं की बात करें जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है, आपका ये सवाल है, उसको समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि अन्य क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले कोश में उपस्थित है या उपकोष में उपस्थित है, तो उनमें क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, उनमें अन्योन्य क्रिया होगी, और साथ साथ वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक से अधिक बाहर उपस्थित हैं वो अंदर नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा भी बंधे रहेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर उपस्थित है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। जो नाभिक से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसे न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, वो क्या करेगा, उनको वो शील्ड कर देगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस कारण से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो अलग उपकोष में उपस्थित है, उसकी ऊर्जा और अंदर वाले की ऊर्जा अलग अलग हो जाती है। उस केस में अगर हम देखें कि 2s की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा 2p की होगी, उससे ज़्यादा 3s की होगी, उससे ज़्यादा 3p की, उससे ज़्यादा 3d की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि p की तुलना में s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, p की तुलना में s की भेदन क्षमता अधिक है, और d की तुलना में p की अधिक है, क्योंकि s तो है स्फीरिकल, गोलाकार है, वो परिरक्षित अच्छी तरह कर लेगा, वो अंदर तक आ जाता है। p डंबल शेप है, एक निश्चित कोऑर्डिनेट पर ही ओरिएंटेड रहता है,
तो वो S की तुलना में थोड़ा बाहर रहता है, और D और भी बाहर रहता है क्योंकि वो डबल डंबल शेप है। तो एनर्जी का क्रम बदल गया, 3S से ज़्यादा 3P की, 3 से ज़्यादा 3D की हो गई। तो यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पेनिट्रेशन पावर S की सबसे ज़्यादा, उससे कम P की, उससे कम D की। लेकिन एनर्जी की बात करें तो 3S से ज़्यादा या S से ज़्यादा P की और P से ज़्यादा D की होती है। लेकिन हाइड्रोजन केस में जो हमने क्रम लिखा है वो यही होता है। जिन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं बराबर होती हैं उन्हें डिजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक कहते हैं। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ समान उपकोषों वाले कक्षकों की ऊर्जाएं कम होती चली जाती हैं। इस बात को भी आप ध्यान से समझें। जैसे मानो हम बात करें 2s ऑर्बिटल हम लेके चल रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन का जो 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लिथियम के 2s ऑर्बिटल से अधिक होती है। लिथियम की 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सोडियम से अधिक है और सोडियम की पोटेशियम से अधिक है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती चली जा रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे भले ही समान कोश की हम बात कर रहे हैं लेकिन उसकी एनर्जी कम होती चली जा रही है, वह न्यूक्लियस के अधिक पास आता चला जा रहा है। आपसे कोई अगर सवाल करे कि लिथियम का 2s और सोडियम का 2s, इनमें न्यूक्लियस के ज़्यादा पास कौन होगा, तो हम कहेंगे सोडियम का 2s। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि सोडियम के 2s की एनर्जी कम है, ये ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आ गया है। समान ऑर्बिटल आप देख रहे हैं लेकिन एनर्जी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा और पोटेशियम की सबसे कम यहाँ दिखाई दे रही है। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, इसको सीखें। परमाणु में जो कक्षक भरे जाते हैं वो आपबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। कक्षकों में क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं के अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम क्या हो, किस नियम के आधार पर भरे जाएं, तो वह है आपबाउ का नियम। आपबाउ के नियम के आधार पर भरे जाते हैं। और ये जो आपबाउ का नियम है ये पाउली के अपवर्जन के नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा, n+l का नियम और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल, इन सब बातों पर निर्भर करता है। आपबाउ का क्या अर्थ है? आपबाउ का अर्थ है निर्माण होना, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कक्षकों का भरा जाना। इसके अनुसार एटम में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तलस्थ अवस्था भी कह रहे हैं, इसमें कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। जिसकी सबसे कम एनर्जी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। जिसकी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। इसको समझें। देखो कि 4 क्वांटम नंबर हमने कौन कौन से देखे थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैट्रिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के हो सकता है 3 क्वांटम नंबर समान हो लेकिन चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा। हो सकता है चारों अलग हो सकता है 2 अलग हो और दो समान हो। तो कुल मिला के कहने मतलब ये कि चारों कभी भी समान नहीं हो सकते। यदि एक ही उपकोष में वो उपस्थित हैं तब भी स्पिन क्वांटम नंबर बदल जाएगा। प्रिंसिपल सेम होगा, एजीमुथल सेम होगा, मैट्रिक सेम होगा, लेकिन वो उनका स्पिन क्वांटम नंबर बदल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण विपरीत होनी चाहिए। ये जैसे मैंने पहले कहा कि यह हो सकता है, जैसे मानो हम बात करें, मान लीजिए लिथियम के 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं। अब उसमें n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है? हमने 1 का, l के लिए 0, m के लिए 0, तो ये 3 वैल्यू तो समान हो गई। लेकिन जो s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 1 +½ और 1 -½ हो जाएगी। तो इस प्रकार से चारों क्वांटम अंक कभी भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n कोश वालों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। हम क्या करेंगे? n की वैल्यू रख देंगे। जैसे मानो पहला उपकोश है या पहला कोश है, पहले कोश में हमने कहा n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2। तो पहले कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम दूसरे कोश की बात करें, दूसरा कोश का मतलब क्या? n = 2, जिसको हम कह रहे हैं l जिसको हम नाम दे रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर × 2 तो हो गया 8। तो दूसरे वाले में हम कहेंगे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और 8 भी किस में आते हैं? 2 तो आएंगे s में और 6 किस में आएंगे? p में। उनमें से 2 px में, 2 py में और 2 pz में। इस प्रकार से कुल 8 आ जाएंगे। यदि n की वैल्यू 3 है
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का दूना 18। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे वाले कोश में कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें 2s में 6p और 10 किस में आएंगे, d में आते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, इसके अनुसार एक ही उपकोश में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक उस उपकोश में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। इसको समझो, देखो इसमें क्या कह रहे हैं ये, जैसे मान लीजिए एक p उपकोश की हम बात करते हैं, उस p में 3 हमने कहा px, py और pz। अब इसमें मानो हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले में 2 आ जाए px में और py में 1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले px में 1 आएगा, py में 1 आएगा और pz में 1 आएगा, और जब एक एक आ जाएंगे उसके बाद यदि और चौथा इलेक्ट्रॉन आना है तब जाके वो px में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो युग्मन कब तक नहीं होगा, जब तक कि सब में बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। उदाहरण जैसे मानो नाइट्रोजन का लें, नाइट्रोजन का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना है, 7। 7 का मतलब 1s2, 2s2, 2p3। अब 2p3 का मतलब नहीं है कि वो तीनों px में आ जाएंगे या px py में आ जाएंगे, एक px में, एक py में, एक pz में। इसका युग्मन नहीं होगा कब तक, जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो एक px में, एक py में और एक pz में आएगा। अब परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम इस प्रकार भरते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जो फिगर बना हुआ है। पहले पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 1s में, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। आप करें क्या, इसको ऐसे लिख लें, 1s फिर 2s के सामने 2p, 3s, 3p, 3d, इस प्रकार से लिख लें जैसे डायग्राम में बना हुआ है। फिर देखो किस प्रकार उन्होंने बताया है कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद वापस किस में जा रहा है, 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 3d में नहीं जा रहा, देखो 3p के बाद 4s में जा रहा है, फिर उसके बाद 3d में, फिर 4p, फिर 5s। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन को भरना हो तो आप इसी प्रक्रम में भरेंगे, 3p के बाद में 4s में आएगा। अब आपका ये सवाल आएगा कि अब 3p के बाद 3d में क्यों नहीं गया, 4s में क्यों गया। तो उसके लिए हमने कहा था कि n+l का नियम लागू होता है। इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसमें n+l का मान कम होगा। पहले देखें हम 3d के लिए कितना मान है, 3 के लिए n का मान तो हो गया 3d के लिए 3, और d बराबर कितना होता है, हमने कहा था 2। जब हमने कहा था कि l बराबर 0 होता है तो हमने कहा था s उपकोश l बराबर 1p और l बराबर 2d। तो d के लिए l का मान कितना हो गया, 2। तो 3 + 2 = 5। बात समझ आ गई। 3d के लिए हमने कैसे निकाला, n का मान 3, l का मान 2, कुल 5। अब 4s देखो, n का मान 4 और s किस क्या है, 0। जब अब l की वैल्यू 0 है तो s होता है, तो 4 + 0 4। इसका मतलब 4s के लिए 4 है और 3d के लिए 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s में। तब बात समझ में आ गई, n+l रूल। इलेक्ट्रॉन के भरने में जैसे पाउली अपवर्जन का नियम है या हुंड की बहुलता का नियम काम आता है, उसी प्रकार से n+l का रूल भी काम आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोश में आएंगे जिसमें n+l का मान कम होगा। और यहाँ हमने सीखा चूँकि 4s में n+l का मान 4 है, 3d में n+l का मान 5 है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s में। फिर 3d के बाद 4p। अब यहाँ फिर आप बात करेंगे हमसे, देखो कि 3d और 4p, 3d के लिए हमने n+l की वैल्यू निकाली थी 5 और 4p लिए कितनी होगी, 4 + 1 5। अब आप कहोगे दोनों में बराबर है, तो फिर किस में पहले आएगा। ऐसी स्थिति में जब n+l का मान दो उपकोशों के लिए बराबर हो तो नियम ये कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा जिसमें n का मान कम होगा। बात समझ आ गई। देखो 3 + 2, 3d के लिए हो गया 5, 4p के लिए 4 + 1 5, दोनों के लिए 5 है। तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा जिसमें n का मान कम है, और n का मान किस में कम है, 3d में। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में, उसके बाद 4p में। अब आपके बात स्पष्ट समझ में आ गई कि 4s में 3d से पहले क्यों आया, और 4p और 3d का बराबर होने पर भी 3d में पहले क्यों आया, क्योंकि उसमें n का मान कम होता है। तो हमने n+l का मान, यहाँ हमने n+l का नियम सीख लिया कि n+l के आधार पर भरे जाते हैं, जिसमें n+l का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, और यदि n+l का मान दो कक्षकों के लिए बराबर है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा जिसमें कि n का मान कम होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे करते करते आप सभी ऑर्बिटल का आप देख रहे हैं, आप कर लेंगे और आप n+l के आधार पर बता देंगे इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा,
इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा। कुछ एग्जाम्पल से देखें हम यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s में आ जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों किस में आ जाएंगे, 1s में, कि हम जानते हैं एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। अब लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो किस में जाएगा, 2s में जाएगा। हमने ग्राफ देखा था उससे पहले, तो 2s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का किस में जाएगा, 2s का में ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। बोरॉन 5वां इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2p में। कार्बन 6ठा इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2p में। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ पर जो 2p में गया है, इसमें जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो गया है px में, और 6ठा इलेक्ट्रॉन गया है py में, मतलब अलग अलग जाते हैं, है ना। नाइट्रोजन में 2p में तीसरा इलेक्ट्रॉन मिला। अब ये यहाँ पर 2p ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन में आप देखें जो चौथा जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया, p में। और फ्लोरीन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन p में हो गए, और नियोन में जाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ जाकर 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड या पूर्णतः भर जाता है। सोडियम का केस देखें, कुल इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो 10 तो हो गए थे नियोन में पूरा, तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 3s में। मैग्नीशियम का 12वां इलेक्ट्रॉन भी 3s में, अब 3s कंप्लीट हो गया, तो किस में जाएगा, ये 3p में जाएगा। 3p आप जाके देखो, यहाँ 6 कंप्लीट हो गए हैं। कहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पर जाकर, ये जाकर ऑर्गन में 3p कंप्लीट हो गया। आर्गन का जो 18 नंबर है वहाँ तक 3p कंप्लीट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो पोटेशियम का 19 नंबर है, वो किस में आएगा, 4s में। पोटेशियम का केस देखो, वहाँ 4s में जा रहा है। कैल्शियम का भी 4s में। स्कैंडियम के आते ही इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया। आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर फिर हमें बात समझने की है कि हमने कहा था कि 4s और 3d में वैल्यू किसकी कम है, s पूरा भर गया। जब s पूरा भर जाता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और 3d की कम हो जाती है। तो अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो सब किस में आएंगे, वो 3d में आएंगे। यहाँ आप 3d में एक बात और सीखें, एक नियम और है जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल, अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। आप देखो क्रोमियम के आगे स्टार लगा हुआ है, ऐसे ही कॉपर के आगे स्टार लगा हुआ है। अगर आप उससे ऊपर ध्यान से देखो तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर टाइटेनियम में 2 आए, वेनेडियम में 3 आया, तो क्रोमियम में d में चौथा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ क्रोमियम में हमें d में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन भी d में आ गया है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियम है कि हाफ फिल्ड और फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 क्यों आ सकते हैं, क्योंकि d के कुल 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कुल कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड कब होगा, 5 पर। तो 4 यदि स्थिति होती तो वह अनस्टेबल होता या लेस स्टेबल होता। तो क्या हुआ, एक 4s का इलेक्ट्रॉन उठकर भी d में आ जाता है। अब जो 3d5 4s1 की स्थिति बन रही है क्रोमियम में, वो किस कारण से बनी, बजाय 3d4 4s2 के, यहाँ क्या है 3d5 4s1। क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। यही केस देखो आपको कॉपर में दिखाई दे रहा है। कॉपर में 3d9 4s2 ना होकर 3d10 4s1 है। अब आप बिल्कुल मुझे तुरंत जवाब दे देंगे कि सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि d ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, पूर्णतः भर गया है। तो यहाँ अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कि हाफ फिल्ड और फिल्ड ऑर्बिटल्स, जो हाफ फिल्ड और फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इस आधार पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इसी आधार पर यहाँ गैलियम से लेकर जीनॉन तक इलेक्ट्रॉनों को भरने का बताया है। फिर आप देखें सीजियम से और रेडॉन तक, और बाकी ये जो लास्ट तक जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने का क्रम बताया हुआ है। अब देखें गैलियम की बात आई। गैलियम में एटॉमिक नंबर है 31। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि जिंक तक किस में भर गया था, 3d10 कंप्लीट हो गया था 4s2, तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4p में। ये कहाँ तक आएंगे 4p में, यहाँ तक देखो ये 6 हो रहा है। यहाँ तक आने तक क्रिप्टॉन 36 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ क्रिप्टॉन 36 तक 4p कंप्लीट हो चुका। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ किसके बाद में, क्रिप्टॉन के बाद में रुबिडियम 37 में, तो वो किस में गया, 5s में। आप इलेक्ट्रॉन देखो किस में गया, 5s में। रुबिडियम में 5s में गया, रुबिडियम के बाद में फिर स्ट्रोंशियम में भी किस में चला गया, 5s में। लेकिन उसके बाद जब 39 नंबर का इट्रियम आया, तो इट्रियम इलेक्ट्रॉन किस में आया, यहाँ पर 4d में। क्यों, क्योंकि अब वापस से जैसे हमने 4s और 3d के लिए कहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर 5s और 4d के लिए होगा
कि जब 5s कंप्लीट हो गया तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और 4d की एनर्जी कम हो जाती है। तो अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएंगे, वो आएंगे 4d में। 4d में क्रम देखें 1 2 3 4 5 6, और उसका क्या हुआ 5 वाला वही केस देखो आप, 5 वाले केस में नायोबियम वाले केस में आप ध्यान से देखें, यहाँ भी वो हो रहा है 3d5 4s1 हो रहा है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे रोडियम पैलेडियम का या सिल्वर, इन सब में D10S1 सिस्टम लागू हो रहा है। D10 क्यों हो गया, पहले D10S0 है, फिर D10S1 D10S2, क्यों, वही बात हम कहेंगे कि यहाँ पर d ऑर्बिटल फिल्ड होने के कारण से, पूर्णतः भर जाने के कारण से ये स्टेबल हो जाता है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस से वो p ऑर्बिटल में आएंगे, क्योंकि p ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कैडमियम के बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब किस में आएंगे, p ऑर्बिटल में। आप देख रहे हैं 5p में इलेक्ट्रॉन का भरना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ देखें सीजियम 55 से शुरू हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस में आया, 6s में। बेरियम में s कंप्लीट हो गया, फिर उसका लेंथेनम में आ गया, आप देखें यहाँ पर 5d में। अब यहाँ से फिर नई बात शुरू होती है, जब लेंथेनम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद अब जो सीरियम से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो f ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। किस में आएंगे, f ऑर्बिटल में। तो यहाँ हमें देखो अब यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके बाद किसके बाद आया, लेंथेनम के बाद में सीरियम में 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 4f को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 कहाँ से, एक तो सीरियम का और दूसरा आ गया लेंथेनम वाला। तो इस प्रकार से इसमें अब ये 2 इलेक्ट्रॉन d में f में हो जाते हैं और f ऑर्बिटल का भरना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और ये f ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अलग से लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, जो थोरियम के बाद से शुरू होती है 90 से, एक्टिनाइन का नंबर 89 है और उसके बाद 90 थोरियम से शुरू हो रही है, उनको एक्टिनाइट्स कहते हैं। जो लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट्स, एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट्स, उनको हमने अलग से श्रेणी में रखा है जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f में और 5f में भरे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सारा इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम में हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम में यह सीखा कि यह आपबाहु सिद्धांत पर आधारित है। आपबाहु सिद्धांत किन पर आधारित है, एक पाउली के अपवर्जन के नियम पर, एक हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, एक हमने कहा n+l का नियम, और चौथा हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर यदि हमको परमाणु क्रमांक दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो हम उसमें उनके कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे वह हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस वाली कक्षा में, इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा, इस वाली क्लास में हमने ये सीखा कि कुल मिलाकर किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता लगाने के लिए कुल 4 प्रकार के क्वांटम नंबर दिए गए हैं। उन 4 प्रकार के क्वांटम नंबरों की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, क्या स्थिति में होगा वो बता सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बारे में जाना कि हाइड्रोजन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समान होने पर ऊर्जा समान होती है। हाइड्रोजन के अलावा यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उनमें ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है, और पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चूँकि परिरक्षण प्रभाव भी होता है, इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस से इंटरेक्शन भी होता है, उस कारण से ये ऊर्जा स्तरों का बढ़ने का जो क्रम है या ऊर्जा का क्रम है वो बदल जाता है। एक और हमने सीखा कि यदि 2s ऑर्बिटल की बात करें, लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, तो जो पोटेशियम है वो सबसे नीचे होगा, यानी कि उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, सोडियम की उससे अधिक और लिथियम की उससे अधिक होती है। तो हमने कक्षकों की ऊर्जाओं को सीखा था, और कक्षकों की ऊर्जाओं को सीखने के बाद में फिर हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनों को किसी कक्षक में भरा जाना है, परमाणुओं में कक्षकों में भरा जाना है, तो उसके लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो पहले हमने कहा आपबाहु सिद्धांत। आपबाहु सिद्धांत में हमने कहा सबसे पहले पाउली के अपवर्जन का नियम, कि पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम अंक समान नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के 3 क्वांटम अंक समान हों, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है वो निश्चित रूप से अलग होगा। तो कोई भी एक परमाणु में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला परमाणु हो, लेकिन कोई भी 2 परमाणुओं के चारों क्वांटम अंक समान नहीं हो सकते हैं। ये पाउली के अपवर्जन का नियम कहलाता है। फिर हमने सीखा हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें हमने सीखा यदि समभ्रंश कक्षक हैं जिनकी ऊर्जाएं समान हैं,
कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं आ जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग या युग्मन नहीं होता है। उसको हमने नाइट्रोजन का केस लेकर समझा था। फिर हमने एक उदाहरण देकर सीखा कि यदि 3D और 4p है तो पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, क्योंकि दोनों के n+l का मान समान होने पर भी n का मान 3D में कम है। तो इस प्रकार हमने n+l का नियम सीखा और अंत में हमने सीखा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल, अर्धपूर्ण कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व, जिसमें हमने क्रोमियम में सीखा था कि 3d4 4s2 ना होकर वो 3d5 4s1, और इसी प्रकार से कॉपर में 3d9 4s2 ना होकर 3d10 4s1 होता है। क्यों? क्योंकि D में 5 इलेक्ट्रॉन होने पर हाफ फील्ड और D में 10 इलेक्ट्रॉन होने पर फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है, और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। इसी प्रकार से F में 7 इलेक्ट्रॉन होने पर और 14 इलेक्ट्रॉन होने पर फुल फील्ड और हाफ फील्ड की कंडीशन आती है। तो जब इन सब बातों का हम ध्यान में रखेंगे तो एटॉमिक नंबर देने पर, परमाणु क्रमांक देने पर हम इन उपकोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, इन सब नियमों का पालन करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से हम भर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरी परमाणु संरचना का जो चैप्टर है कक्षा 11 में चैप्टर 2, उसको हमने 4 भागों में सीखा, और 4 भागों में इस पूरे अध्याय में दिए गए सभी संकल्पनाओं को हमने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। धन्यवाद।